वहां खड़े आप एक मोटी कांच की खिड़की से उस धीमी रोशनी वाले कक्ष में झांक रहे हैं। एक दुबला पतला आदमी छोटे से कमरे के केंद्र में स्थित कुर्सी पर बैठा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है और वो क्यों यहां लाया गया है, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। जब दो गार्ड कक्ष से बाहर निकलते हैं और अपने पीछे का दरवाजा मजबूती से बंद कर लेते हैं, तो आप अपनी आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि सीट पर बैठा युवक आपको आखिरी बार देखकर मुस्कुराता है। Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. ये महान शब्द कहे गए थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। उनके इस उदाहरण के बावजूद हम ये भी जानते हैं कि जो समाज निर्दोषों को दंडित करने को सहन करता है, वो पहले ही अपना नैतिक अधिकार खो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे चैनल रियलिटी रिवाइंड के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की कहानी महज एक कहानी ही नहीं, एक सवाल है न्याय, कानून और समाज पे। कैसे हमें सिविलाइज्ड कहलाने के लिए अपने अंदर बदलाव करने चाहिए, ये कहानी उसी का एक सबूत है। पूरे इतिहास में ऐसे कई मामले हुए हैं जहां न्यायिक प्रणालियां न्याय देने में विफल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष व्यक्ति को सजा मिली है। ये विफलताएं अक्सर न्याय की विफलताओं से चिन्हित होती है, जहां पक्षपात या फेवरेटिज्म, उचित सबूत या लैक ऑफ प्रॉपर एविडेंस की कमी या सिस्टमिक फ्लॉज के कारण निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। ये मामले न केवल गलत तरीके से आरोपित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को भी खत्म करते हैं। जनवरी 7, 2011 को कोलोराडो गवर्नर बिल रिटर एक प्रेस रिलीज में कहते हैं, एन ओवरवेलमिंग बॉडी ऑफ एविडेंस indicates the 23-year-old Eredy was innocent, including false and coerced confessions, the likelihood that Eredy was not in Pueblo at the time of the killing, and an admission of guilt by someone else. अर्थात एरिडी को बिना किसी शर्त माफी दे दी जाती है। अब दुख की बात, ये माफी उस व्यक्ति के लिए था जिसे 72 साल पहले मौत की सजा दे दी गई थी। एक निर्दोष व्यक्ति जो ये भी नहीं जानता था कि डेथ पेनल्टी का अर्थ क्या है, और उसने मौत को एक खेल समझकर गले लगा लिया। ये सोचकर अत्यंत पीड़ा होती है कि उसे एग्जीक्यूट करने से पहले आइसक्रीम दी गई और जेल कर्मचारियों से उसने कहा कि जो आइसक्रीम उसने नहीं खाई है उसे फ्रीजर में रख दे, ताकि एग्जीक्यूशन के बाद वो बचा हुआ हिस्सा खा सके। इससे पहले कि हम उसकी कहानी पर आए, मैं एरिडी की शुरुआती जीवन के बारे में बात करूंगा। गरीब सीरियाई क्रिश्चियन इमिग्रेंट्स के बेटे एरिडी पुएब्लो में पले बढ़े। फ्रेंड्स ऑफ जो कैरेडी द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें खुद को व्यक्त करने में कठिनाई होती थी और वे कभी भी पूरे वाक्य का उपयोग करने में माहिर नहीं थे। एरिडी ने घर भेजे जाने से पहले सिर्फ 1 साल एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की थी और शिक्षकों ने उसके माता पिता से कहा कि वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएगा। 10 साल की उम्र में उसे स्टेट होम एंड ट्रेनिंग स्कूल फॉर मेंटल डिफेक्ट्स में भर्ती कराया गया, जिसे अब ग्रैंड जंक्शन रीजनल सेंटर कहा जाता है। एरिडी के साथ इस सुविधा में उसके साथियों ने दुर्व्यवहार किया और 1936 में 21 साल की उम्र में वो भाग गया। मालवाहक गाड़ी में सवार होकर शेन वायोमिंग पहुंचा, जहां उसे वेग्रेंसी यानी आवारागर्दी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लैरमी काउंटी के तत्कालीन शेरिफ
जॉर्ज कैरल तब एक्साइटेड हो गए जब उन्हें एरिडी के पुएब्लो कनेक्शन के बारे में पता चला। कैरल ने एरिडी का इंटरोगेशन किया और इसके बाद कबूलनामे के बारे में प्रेस रिलीज किया। इस कबूलनामे के गवाह अकेले कैरल ही थे। हालांकि पुएब्लो के चीफ और उसकी टीम द्वारा बताया गया कि मुख्य संदिग्ध पहले ही अरेस्ट हो चुका है। वो संदिग्ध फ्रैंक एग्यूलर ड्रेन लड़कियों के पिता के लिए काम करता था और हमले से कुछ समय पहले उसे निकाल दिया गया था। एग्यूलर के पास कथित तौर पर एक कुल्हाड़ी का सिर भी था जिसे पुलिस ने हत्या का हथियार माना था। इस पर भी कैरल ने जो को एग्यूलर का भागीदार बना दिया एक कहानी और कबूलनामे के द्वारा। एग्यूलर ने डॉरथी ड्रेन के बलात्कार और हत्या तथा बारबरा ड्रेन पर हमले की बात को कबूल किया, लेकिन पुलिस को बताया गया कि उसने एरिडी को कभी नहीं देखा था और उसे कभी नहीं मिला। बारबरा ड्रेन ने एग्यूलर को अपने पिता के साथ काम करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना और उसे अपने हमलावर के रूप में पहचाना। उसे इन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और 17 अगस्त 1937 को मौत की सजा दे दी गई। दूसरी तरफ एरिडी को मर्डर में हिस्सेदारी कबूलने की बात पुलिस द्वारा कही गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि अपराध होने के समय एरिडी पुएब्लो से दूर थे, पर इस बात को तो जैसे नजरअंदाज ही कर दिया गया। मुकदमे के दौरान एरिडी के लॉयर गेल आयरलैंड ने एरिडी को मेंटली अनस्टेबल घोषित करने की मांग की। कई राज्य मनोचिकित्सकों ने एरिडी की जांच की और उसकी मानसिक सीमाओं को नोट किया। रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने उसे औसत 6 वर्षीय बच्चे के बराबर आईक्यू वाला ठहराया, लेकिन एरिडी को उसके झूठे कबूलनामे के आधार पर दोषी ठहराया गया। पुलिस के पास उसे अपराध स्थल से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं था और बारबरा ड्रेन और एग्यूलर दोनों ने गवाही दी कि एरिडी वहां नहीं था। एरिडी ने अपील की और मामला अंततः कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आयरलैंड ने उसकी ओर से जोश से तर्क दिया। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि अगर उसे गैस से मार दिया जाता है तो कोलोराडो राज्य को इस अन्याय को भूलने में बहुत समय लगेगा। आयरलैंड ने मौत की सजा पर 9 बार रोक लगाई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को मौत की सजा को पलटने के लिए राजी नहीं कर पाया। जेल के वार्डन बेस्ट न केवल मृत्युदंड के समर्थक थे, बल्कि कोड़े मारने सहित शारीरिक दंड के भी समर्थक थे, लेकिन वो एक निष्पक्ष व्यक्ति थे जो देखभाल और दयालु भाव में सक्षम थे, जैसा कि जो के प्रति उनकी चिंता से पता चलता है। डेथ रो की सजा पर बिताए गए 1.5 साल जो के लिए खुशी की रही। उसने अपने सेल में रखे खाने के प्लेट को पॉलिश किया और उसे मिरर के रूप में इस्तेमाल किया। उससे बात की और चेहरे बनाए। बेस्ट ने जो को कुछ बच्चों की किताबें दी जिनमें मजेदार चेहरों की तस्वीरें थी, जिन्हें देखकर वो तब तक हंसा जब तक कि उसके पन्ने फट नहीं गए। लेकिन जो को बैटरी से चलने वाली कार और यूनियन पैसिफिक का मॉडल टॉय ट्रेन से कुछ ज्यादा ही प्यार था, जो उसे वार्डन बेस्ट और उसकी पत्नी ने दिया था। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी सेल के चारों ओर कार को घुमाता था, और अगर वो किसी चीज से टकरा जाती या पलट जाती तो वो जोर से चिल्लाता, कार रैक, कार रैक। जो कि सभी पड़ोसी मर्डर कन्विक्ट और हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, मगर उससे प्यार करते थे। बेस्ट ने जो को प्रेस के लिए उपलब्ध कराया और रिपोर्टरों को ये कहानी बहुत पसंद आई। मैं यहाँ जीवन भर वार्डन बेस्ट के साथ रहना चाहता हूँ, जो ने दिसंबर 1938 में एक से कहा। क्या आप ग्रैंड जंक्शन में घर वापस नहीं जाना चाहेंगे? रिपोर्टर ने पूछा। नहीं, मैं आजीवन कारावास की सजा पाना चाहता हूं और वार्डन बेस्ट के साथ रहना चाहता हूं। घर पर बच्चे मुझे बहुत पीटते हैं, मैं यहां कभी परेशानी में नहीं पड़ता।
जैसे जैसे एग्जीक्यूशन का दिन नज़दीक आ रहा था, कैनन सिटी के एक रिपोर्टर ने लिखा कि जो का तनाव बढ़ने का पता ही नहीं चला। बेस्ट ने कहा वो समझ नहीं पा रहा है कि राज्य उसकी जान लेना चाहता है। 5 जनवरी 1939 को बेस्ट ने जो से पूछा कि वो अपनी आखिरी भोजन में क्या चाहता है। जो ने कहा आइसक्रीम। अगले दिन, अपने जीवन के आखिरी दिन, उसने अपनी माँ और अन्य रिश्तेदारों से एक छोटी सी मुलाकात की। इस मुलाकात के कारण उसकी माँ रो पड़ी, लेकिन जो बेफिक्र होके अपनी कोठरी में वापस चला गया। उसने बाकी दिन आइसक्रीम खाते हुए और अपनी ट्रेन के साथ खेलते हुए बिताया। जो मौत की सजा पर बहुत खुश व्यक्ति था। एग्जीक्यूशन के कमरे में जाते हुए जो इस बात से खुश नहीं था कि उसे अपने खिलौने ले जाने की इजाज़त नहीं मिली। उसने अपने ट्रेन को फेलो डेथ रो इनमेट एंजेलो एग्नेस को रखने को दिया ताकि वो बाद में वापस ले सके। वो डेथ रो चेयर पे बैठने में थोड़ा घबराया जब उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई, पर वार्डन बेस्ट के उसके हाथ पर हाथ रखने से वो शांत हो गया और मुस्कुराते हुए जो कुछ क्षणों बाद इस दुनिया से चला गया। यकीन मानिए, ये कहानी नरेट करना मेरे लिए बहुत कठिन रहा। ये सुनने के बाद मुझे अपने इंसान होने पे जरा सा भी गर्व महसूस नहीं हुआ और लगा कि वाकई में जानवर इंसान से कई ज़्यादा अच्छे होते हैं। उन्हें रिश्ते नातों की होड़ में किए गए जुर्म, नीति, राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, इन सब का पता ही नहीं होता। चाहे वो शिकार करने वाला शेर हो या फिर खुद शिकार हिरण। वो अपने मजे के लिए शिकार नहीं करते, सिर्फ अपनी भूख को मिटाते हैं। बड़ी बड़ी पटकथाओं में कोलैटरल डैमेज को बहुत कन्वीनियंटली प्लेस कर दिया जाता है या फिर उससे ग्लोरीफाई भी किया जाता है, पर जो किरदार कोलैटरल डैमेज को दुर्भाग्य से फेस करते हैं वो है तो आखिर एक इंसान ही ना। और उसकी क्या कहानी है, शायद इसको सुनने में हमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं होती। इस बात से मुझे ज़रा सा सुकून मिलता है कि शायद जो एक बेहतर दुनिया में चला गया है। चलिए जाने दीजिए। दुखी होके हम ना जो को वापस ला पाएंगे और ना ही उस इनजस्टिस को मिटा पाएंगे और ना ही अगले जो के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है। चलिए कुछ देर के लिए दुखी होते हैं और उसके बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस चलते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।